बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं उनके सामने आपको लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है कै, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उत्तर में आप लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है ख, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों पक्का नहीं। ठीक है। इसके बाद अगला है ग, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं ये क्या है? लोकतांत्रिक देश। इसके बाद अगला है घ, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। ठीक है। इसके बाद बच्चों शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न था बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है आपके लिए देश है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उत्तर में आप लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। ठीक है। अगला है बच्चों ख, देश 6, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो क्या लिखेंगे इसके सामने? यहाँ पर लिखेंगे आप लोकतांत्रिक। ठीक है। अगला है बच्चों ग, देश जय, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? उत्तर में लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। ठीक है। अगला है फिर देश जय, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। ठीक है। और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, इनमें कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। सबसे पहले आप देख सकते हैं क, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। और ख है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। अगला है बच्चों ग, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। और यहाँ पर अगला है घ, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं क, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। और आप देख सकते हैं सबसे पहला कथन है बच्चों, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे लोकतांत्रिक चीज़, संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। और अलोकतांत्रिक चीज़ लिखेंगे आप यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ठीक है। फिर आपके लिए है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। तो यहां पर आपको लोकतांत्रिक चीज़ और अलोकतांत्रिक चीज़ बतानी है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे लोकतांत्रिक चीज़ और फिर लिखेंगे चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। और अलोकतांत्रिक चीज़ लिखेंगे बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ हुई थी। ठीक है। इसके बाद फिर आपके लिए गए, संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे लोकतांत्रिक चीज़ और यहाँ पर लिखेंगे इसी के कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग की है।
और फिर लिखेंगे अलोकतांत्रिक चीज़, यहाँ पर लिखेंगे संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। और आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले क है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। फिर एक है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। फिर है ग, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। फिर है बच्चों घ, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह कहने के लिए तर्क संगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, या इसलिए कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न शुरू होता है बच्चों यहाँ पर, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? आई बात समझ में? आपको बताना है कि कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। और सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ठीक है। फिर ख है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ग है बच्चों, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। या फिर घ है, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं घ वाला बिल्कुल सही है, यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्क का जवाब दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला तर्क है क, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल अगस्तो पिनोसे के शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगने पड़े। आई बात समझ में? फिर आपके लिए ख वाला तर्क है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो क्या लिखेंगे इसके बदले में उत्तर? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। ठीक है। फिर आपके लिए गए वाला तर्क, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके बदले में? आप लिख सकते हैं उत्तर में, तीसरा कथन खतरनाक है, राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्मगुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। और आपके सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं आठवां प्रश्न है, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? और आप देख सकते हैं बच्चों, पहला कथन है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में यहाँ? तो उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, यह कथन अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आई बात समझ में? फिर आपके लिए अगला कथन, छात्र से शिक्षक,
कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं यह कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगा यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। आई बात समझ में? इसके बाद गए कथन है बच्चों, अधिकारियों से कर्मचारी। हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इसका जवाब उत्तर में आप लिख सकते हैं तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम व कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद शुरू होता है आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है बच्चों, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है आपके लिए, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, फिर है आपके लिए अगला ख कथन, देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च में कमी करेगी। तो यहाँ पर इसके जवाब में आप लिख सकते हैं बच्चों, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। ठीक है, फिर है आपके लिए गए कथन, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में बच्चों, लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक? उत्तर में आप लिख सकते हैं राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, अगला है बच्चों गह वाला कथन, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कहेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, यह अलोकतांत्रिक व्यवहार है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला है बच्चों, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो कैसा देश है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं यह एक अलोकतांत्रिक प्रकृति है क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता है। रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं तब भी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद 10वां प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी और क्या क्या बातें थी आइए पढ़ लेते हैं। सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोर परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है।
गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? आप उत्तर में लिख सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है, इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे। क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं, इसलिए सरकार इनकी ओर एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज़ इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।